Hello students. In the previous lecture I have discussed about the Bohr's radius. Bohr's radius is 0 h square epsilon 0 upon pi me square. ये Bohr's radius आता है और Bohr's radius का वैल्यू आता है 5.29 into 10 to the power minus 11 मीटर. ओके, तो आज हम क्या चेक करेंगे? आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? So let us see how to calculate the energy of the electron in the nth orbit. How can we calculate? So we will see here on the board how the calculation of energy in the nth orbit is done. So energy of two types. There is two types of energy for the electron. One is kinetic energy because of its velocity, and another is potential energy because there is an electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, so it is having a binding energy. So what is the kinetic energy? Kinetic energy calculate करने के लिए हम क्या करेंगे? We will use this expression mv square upon r, the centripetal force experienced by the electron is provided by the electrostatic force of attraction k q1 q2 upon r square. mv square upon r is equal to k q1 q2 upon r square. k की वैल्यू 1/4 pi epsilon 0 है, इसको हम k ही रखेंगे. तो q1 q2 क्या है? q1 q2 है आपका E इंटू ई, ठीक है? एक न्यूक्लियस का चार्ज और एक हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन से एक आर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास में एम वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाता है. तो अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में तो एक 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है? तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा के q1 q2 अपॉन 2r, मतलब के ई स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगा. के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है और एक 2 मिलके 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? इसके साथ का 2 हमने यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ ले लिया है. और पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है Q1 Q2 टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन R. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 मतलब E स्क्वायर अपॉन R. तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कितना हो गया बच्चों? टोटल एनर्जी जो हो गया 1/8 काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर रख दिया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर रख दिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अभी माइनस करेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये बिगर है, ठीक है? तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है? तो कितना आएगा यहाँ पे? माइनस 1/8 ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 आर. ये आ गया टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. So negative sign shows energy is negative. Sign shows that it is binding energy by which the electron is bound with the nucleus. If you give that much of energy, electron जो है बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट के and will become free. अब इसमें R की वैल्यू रख देते हैं भाई, इसमें R की वैल्यू रख देते हैं. ये जो R की वैल्यू है, अभी हम पहले R की वैल्यू Rn की निकाल चुके हैं, वो इसमें यहाँ रख देते हैं. यहाँ रख दिया. यहाँ से देखिए एन स्क्वायर अपॉन एम एच अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन ई स्क्वायर, वो पूरा का पूरा वैल्यू उठा के हमने रख दिया यहाँ पे. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. ये हो गया एनर्जी, ठीक है? तो ये एनर्जी है nth ऑर्बिट की. क्योंकि आर एन का हमने एक्सप्रेशन यूज किया, वैल्यू ऑफ आर एन हम रख देंगे तो ई एन निकल जाएगा, ठीक है?
अब इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज पुटअप कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻19 एंड अदर वैल्यूज एन, इसमें एन की टर्म्स में हम आज ले आएंगे, एच की वैल्यू रख दो, प्लैंक्स कांस्टेंट की, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख दो, दीज आर द नोन वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एनर्जी का -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन n स्क्वायर इन जूल्स, या जूल में वैल्यू आ जाएगी। इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या करेंगे, हमारे पास मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होता है। इसके लिए जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड बाय दिस फैक्टर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये सिंपल एक्सप्रेशन आ जाता है विच यू कैन इजीली रिमेंबर। तो एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट कितना हो गया, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है ये कितनी है, ये जूल्स में वैल्यू लिखी है, याद रखना है। वी हैव टू क्लियरली रिमेंबर दिस एंड शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, ठीक है। ये एनर्जी कैलकुलेट हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल ये क्या चीज है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं जरा। ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल जो है, तो ऑर्बिट क्या होती है, जो अभी हमने बात की एन की वैल्यू 1 2 3 एनी इंटीजर वैल्यू एन कैन टेक। तो ऑर्बिट इज दैट स्टेशनरी सर्कुलर पाथ विच बोर प्रपोज, बोर ने जो प्रपोज किया था, तो ये सब ऑर्बिट्स कहलाती हैं, और उसने उनको सर्कुलर एज्यूम किया था, ठीक है, अपनी क्वांटाइजेशन अप्रोच से। जबकि ऑर्बिटल क्या होती है, ऑर्बिटल इज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किस बेसिस पे ऑर्बिटल डिसाइड की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट सर्टेन प्लेस। इलेक्ट्रॉन के कहीं पर होने की संभावना, कहीं पर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से ऑर्बिटल डिफाइन की जाती है, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज नॉट नेसेसरीली सर्कुलर। ऑर्बिट को क्या सर्कुलर अज्यूम किया था, ऑर्बिट तो सर्कुलर होती है, उसने बोला सर्कुलर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा एलिप्टिकल हो सकती है, लेकिन ऑर्बिटल का शेप तो आपको कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन स्पेस। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में SPDF ऑर्बिटल्स, उनके शेप्स कैसे होते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो है इलेक्ट्रॉन के लिए जब सॉल्व की गई, तब अपने को पता चला कि ऑर्बिटल के शेप्स जो है नॉट नेसेसरीली सर्कुलर, अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है। लेट अस सी वन एग्जांपल हियर। एग्जांपल 12.5 क्या कहता है भैया, 110 किलोग्राम satellite circles Earth once every 2 hours in orbit. So time period of the revolution कितना है इसका सैटेलाइट का, 2 hours. रेडियस कितना है, 8000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। मास कितना है, 10 किलोग्राम। Assuming that the Bohr's angular momentum postulate applies to satellites just as it does to an electron in the hydrogen atom, find the quantum number of the orbit of the satellite. तो ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कि वो जो सैटेलाइट है वो हो गया इलेक्ट्रॉन बन गया है, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन, एनालॉजी मान लेते हैं, तो क्वांटम नंबर क्या होगा, ठीक है। अगर अपने को रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मालूम है तो हमें क्वांटम नंबर मालूम पड़ जाएगा कि कौन से n में है, n इज इक्वल टू विच नंबर फॉर विच r इतना आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से उसने कहा है कि आप प्लेनेट को मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन है और क्वांटम नंबर उस ऑर्बिट का कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, बोर्स की क्वांटम कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा देंगे, हम क्या रखेंगे यहाँ पे, हम रखेंगे m इज इक्वल टू 10 kg, rn इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर जो दिया हुआ है,
किलोमीटर में दिया है ना, सो मीटर में कन्वर्ट किया। टाइम पीरियड दिया है 2 आवर, इसको हमें सेकंड में बदलना होगा, 7200 सेकंड हो गया। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है 2 पाई आर अपॉन टी। ये 2 पाई आर सर्कमफरेंस हो गया और ये टाइम पीरियड हो गया, सर्कमफरेंस अपॉन टाइम पीरियड इज द वेलोसिटी। सो क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट क्या हो जाएगा, क्वांटम कंडीशन लगाइए, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो v कितना है 2 पाई आर एन अपॉन टी है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इसमें n अपने को निकालना है, क्वांटम कंडीशन लगा दिया, n अपने को निकालना है, तो n कितना हो जाएगा 2 पाई को इधर ले आओ, h को नीचे ले आओ, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। देखो आर एन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन 2 पाई आर एन होल स्क्वायर इंटू एम अपॉन टी और h नीचे आ जाएगा। n की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। ऑल द वैल्यूज आर लिस्टेड हेयर। आर एन दिया हुआ है, ठीक है, m दिया हुआ है 10, टाइम पीरियड जो है 7200 सेकेंड, ठीक है, और h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, ये सब रख देंगे। n की वैल्यू कितनी आई 5.3 इंटू 10 टू द पावर 45। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए आप n की वैल्यू हमको मालूम है कितनी आती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने सैटेलाइट सिस्टम को सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, उसको हमने अगर एज्यूम कर लिया है कि भाई ये जो है उसी तरीके से एज्यूम कर लिया है जैसे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, तो देखिए एन की वैल्यू कितनी बड़ी आई है। दिस इज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि जो हमारी जो जो उसने कॉम्बिनेशन किया, क्वांटम कंडीशन और जो क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन इसने किया, वो भी जो है उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अलग अलग जगह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, तो एनर्जी आइदर इट एब्जॉर्ब्स द फोटोन और एमिट्स द फोटोन ऑफ दैट एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि एनर्जी लेवल कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल कैसे डिफाइन होते हैं, देखिए इस फिगर में यहाँ पे आपको बताया गया है। एनर्जी यहाँ प्लॉट की गई है और यहाँ पे इधर साइड में एक्स एक्सिस पे ये इधर साइड में स्टेट्स बताए, ग्राउंड स्टेट बताया एन इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एटसेट्रा। तो एनर्जी कम से कम कहाँ पे होगी, एनर्जी ऑफ एन एटम इज द लीस्ट वैल्यू व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। जब वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी लीस्ट होती है, सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है। लीस्ट एनर्जी का मतलब है लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, जो नंबर है वो बहुत बड़ा होगा और लेकिन माइनस के साथ में होगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है एनर्जी ऑफ द एटम इज लीस्ट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ये। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, बोर्स रेडियस होगी, बोर्स रेडियस की जो बात हमने करी थी, n इज इक्वल टू 1 आएगा वहाँ पे। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 13.6 अपॉन n स्क्वायर फॉर्मूला था ना, तो कितना आ जाएगा E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, माइनस 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हैज बीन प्लॉटेड ऑन दिस वाई एक्सिस। तो इसके बाद की एनर्जी क्या होगी, इसके बाद जो ग्राउंड स्टेट से अगर जो है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं उनको। तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में अगर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूले से तो कितना आ जाएगा, माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस लेवल की एनर्जी कितनी है, माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है।
तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में भेजना है, ठीक है, तो हमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी उसको देना होगा कितना, -13.6 यहाँ पे है, और n इज इक्वल टू 2 के लिए -3.40 लेवल पे उसको एनर्जी लेवल पे भेजना है। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है उसको देना होगा। इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्जॉर्ब दैट मच एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। कितना आया देखो, माइनस करके बताया, -3.40 -13.6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों किया है, हायर लेवल में से माइनस किया है लोअर लेवल की एनर्जी, ठीक है। कितना आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कितना एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब करेगा, ठीक। तो यहाँ इस केस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्सॉर्ब करेगा। इसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे तो देखिए -1.51 आ रहा है, ठीक है। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में जंप मारता है तो E3 माइनस E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल एब्सॉर्ब, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी इफ वी कैलकुलेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच तो गया, ठीक है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा टाइम तक वहाँ रह नहीं पाएगा, एंड फ्रॉम दीज एक्साइटेड स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन कैन देन फॉल बैक टू द स्टेट ऑफ द लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी में जब आएगा तो उतने एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा इस प्रोसेस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इसमें एनर्जी लेवल्स बताए हैं। n इज इक्वल टू 1, ये न्यूक्लियस है, ये देखिए A0 रेडियस है, ये दिखाया है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। तो n इज इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सबसे पास में है और इसकी एनर्जी लीस्ट वैल्यू है, कितनी है, ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। या 1 से 3 में जाएगा, या 1 से 4 में जाएगा, या 2 से 3 में जाएगा। while it is jumping from the lower energy state to higher energy state, it will absorb the photon energy in the form of photon and it will jump. और उसके बाद में क्या है, if it drops back to its original level तो ये फोटोन एमिट करेगा उतने एनर्जी, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लेवल दिए हुए हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए -1.51, ठीक है। अब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट ऑल बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, ये अब फ्री हो गया। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन हैज नाउ बिकम फ्री एंड इट्स, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट एनर्जी कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। तो highest energy of the electron will be 0 and the electron is now in the free state and not, it is not bound to the nucleus, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स की बात हो गई बच्चों, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n, that labels the stationary states in the ascending order of energy, जैसा मैंने अभी आपको फिगर में बताया, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को करस्पॉन्ड करती है, ठीक है। एंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है n इज इक्वल टू 0 को करस्पॉन्ड कर, सॉरी, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी 0 थी। तो आज हमने ये देखा कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स का नॉलेज लेने के बाद में हमको आगे बढ़ना चाहिए और हम डिस्कस करेंगे भाई क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जैसा कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करता है हायर से लोअर में और लोअर से हायर, दो तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेवल ENI विच इज ग्रेटर देन ENF,
तो ENI से ENF में जो है अगर जाता है, हायर से लोअर में जाता है, तो h न्यू अमाउंट का फोटोन एमिट करेगा, इनिशियल टू फाइनल। ENI minus ENF is equal to h nu IF. So nu IF is the frequency of the radiation which it is emitting in the form of photon. H is the Planck constant. ENI higher energy level minus ENF lower energy level. ठीक है, तो h न्यू IF का एक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या है, En इज इक्वल टू माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, हमने एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, तो ये हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो इसमें ENI की जगह क्या आ जाएगा, एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर NF स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन की वजह से ये वाला टर्म पहले आ गया, 1 अपॉन NF स्क्वायर आएगा माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर ले लिया कॉमन, एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। तो h न्यू IF ये हो गया। ठीक है, अब रिडबर्ग कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया गया है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब इंटू c, ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, whose वैल्यू इज 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। तो ये भी थोड़ा थोड़ा रिडबर्ग कांस्टेंट जैसा लग रहा है बच्चा, तो क्या करें इसमें, तो इसमें r की जो वैल्यू है, r देखो यहाँ से एक h उठाओ और c उठाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वही वैल्यू बन जाती है, एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, ये बन गया, ये देखो बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, RHC लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, ये देखो नीचे लिख दिया इसको क्या। अब न्यू को लिख सकते हैं, न्यू IF को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, रिलेशन होता है ना, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, वेव मोशन में हमने क्या पढ़ा था, वेव मोशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वही रिलेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वही रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दूसरी चीज नहीं। तो हमने लाइट के केस में लगाया, लाइट वेलोसिटी हो गई c और f को हमने बोल दिया न्यू, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और यहाँ से न्यू हो गया c अपॉन लैम्डा, और उसको हमने यहाँ पे यूज कर दिया, न्यू की वैल्यू हमने c अपॉन लैम्डा रख दी, बराबर। एच सी अपॉन लैम्डा IF इज इक्वल टू RCH, ये तो अभी हमने देखा, 1 अपॉन NF स्क्वायर माने 1 अपॉन NI स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे H और C, ये जो H और C कट गया, क्या बचा, 1 अपॉन लैम्डा IF इज इक्वल टू R टाइम्स 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला ऐसा आ गया कि जिसको कि हम आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से याद रखने वाला फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया लैम्डा के फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें इसको न्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो यही वाला रिलेशन यूज कर देंगे, न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, C अपॉन लैम्डा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि न्यू की फॉर्म में लिखना है और लैम्डा है, तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, इसके लिए हम RC, C से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा न्यू इधर। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा IF क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा, न्यू अपॉन C हो जाएगा, तो न्यू IF अपॉन C हो जाएगा, वो C इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये RC बन गया। तो अगर हमें फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में याद रखना है तो R आएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर आएगा। और अगर इस फॉर्मूले में अपने को न्यू के टर्म्स में याद रखना है तो यहाँ पे R के साथ C भी आएगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं इसको। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जब जो है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जंप करता है,
या इसका उल्टा हम समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आता है हायर एनर्जी स्टेट से, जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आता है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आता है, 4 से 1 में आता है, 5 से 1 में आता है, 6 से 1 में आता है, ऐसा ये इन स्टेट से, हायर एनर्जी स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, तो कौन सी सीरीज हुई है? इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। कौन सा नाम है भैया? When the electron comes back to n is equal to 1 from either n is equal to 2, 3, 4, 5, 6, etc., electron comes to the ground state. So emission spectrum बनेगा, emission spectrum में क्या होगा? लाइमन सीरीज आएगी। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला याद है आपको? 1/1² माइनस 1/n² आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बामर सीरीज ये बताई है, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 से 1 में 2 से वो ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 से 2 में आता है या 4 से 2 में आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फाइनल डेस्टिनेशन 2 है। इलेक्ट्रॉन का फाइनल डेस्टिनेशन n इज इक्वल टू 2 है, तो कौन सी सीरीज बनेगी? उस वक्त बामर सीरीज बनेगी भाई। ठीक है, बामर सीरीज के फॉर्मूले में क्या आता है? उसमें 1/2² से शुरू होता है, माइनस 1/n², वेयर n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद पार्शियल सीरीज देखिए दिखाई गई है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 के लिए होता है, बाकी n इज इक्वल टू ग्रेटर देन से n इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, सब 3 में आ रहा है, तो वो जो सीरीज मिलती है उसको हम पार्शियल सीरीज बोलते हैं। अब ये सब फॉर्मूले जो है एक सीक्वेंस में याद रहे, इसके लिए हमें लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, फोर्ड, ये सीक्वेंस में हमें याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट की तरफ, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब आता है तो फोटोन एमिट होते हैं। ठीक है, इसलिए इन स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिशन लाइंस बोलते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा होता है तो क्या होता है? When an atom absorbs a photon, then it will absorb the photonic energy, and it there will be certain lines which will be seen on the white background, black lines on the white background. ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई रेयरिफाइड गैस है हमारे पास, ठीक है, और उस गैस में जो है हम उसमें एक पर्टिकुलर रेडिएशन उसमें डालेंगे, तो उस रेडिएशन से रिलेटेड जो वेवलेंथ्स हैं, आउटपुट में अगर हम देखेंगे गैस के दूसरी तरफ देखेंगे तो गैस विल एब्जॉर्ब, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ wavelengths, and that wavelengths will be absent from the spectrum which is recorded on other side. So there are some wavelengths which are absorbed, और वो जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रॉनहोफर लाइंस। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि जो है ये सब सीरीज जो है किस तरीके से बनती है, लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फोन सीरीज किस तरीके से बनती है। n इज इक्वल टू 1 में आता है जब इलेक्ट्रॉन, तब लाइमन बनती है, n इज इक्वल टू 2 में आता है इलेक्ट्रॉन बाकी हायर एनर्जी लेवल से, तो बामर सीरीज बनती है, एंड देन पार्शन एंड ब्रैकेट। इन सब के फॉर्मूले जो है इन सीक्वेंस हैं, उनको आसानी से याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। Quick deal.
A marketplace to sell anything. Apparels. Shoes and footwears. Gadgets and electronics. Health and beauty. Computer parts and accessories. Quick deal.